भगवान राम की कृपा बनी रहे, ताकि चौबोली की दास्तान है हर युग में, हर दौर में, हर खित्ते में और हर ज़मान व मकान के तहत ये दास्तान है कि सुनी और सुनाई जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज इंडिया की खास सीरीज हमने एक शुरू करी थी, खासकर आर्टिस्ट लोगों के लिए, जिसका नाम था लिखने वाले, जिसमें हम आर्टिस्ट लोगों को बुलाते हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं कविताएं या ब्लॉग्स या किताबें। तो आज बड़ी खास शख्सियत मेरे साथ आई है, उनका नाम है पलाश जी। दास्तान गो हैं ये। दास्तान गो क्या चीज होती है वो ये खुद बताएंगे, पर इनके लिए मैंने दो शेर, पहले मैंने एक शेर सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि ये शेर फिट नहीं बैठता है, तो फिर मैंने इनके लिए दूसरा शेर ढूंढा। वो दोनों ही शेर मैं सुना देता हूँ पलाश जी आपके लिए। मेरा पहला शेर ये था कि मेरे दुश्मन का बेटा है, मुझे अदाब करता है, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। मनोहर राणा साहब का ये शेर था। फिर मैं काफी देर तक ये सोचता रहा कि ये मेरे दुश्मन तो है नहीं, हाँ मैं इनको थोड़ा सा एनवी करता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी नॉलेज है उतनी नॉलेज मुझे क्यों नहीं है। फिर उसके बाद मुझे दूसरा शेर जो बिल्कुल फिट बैठा, जो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक मैंने एक बार और पहले पढ़ा था, पर वो यहाँ दोबारा फिट बैठता है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो खामोश खड़े रहते हैं, राहत साहब का शेर है, शायद आपने सुना भी होगा। वैसे तो खामोश जी। खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। तो पलाश जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने फाइनली समय निकाला हमारे लिए। और मैं थोड़ा सा पलाश जी के बारे में बता देता हूँ कि हिंदू काशी विश्वविद्यालय बनारस से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। फिर ये पीजी डिप्लोमा करने बम्बई पहुंच गए, माया नगरी में। माया नगरी में हुआ ये कि पढ़ाई इनको इतनी रास आई नहीं, और ये थिएटर की तरफ घुस गए। थिएटर से घुसने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग अलग युग होते हैं, सतयुग होता है, कलयुग होता है। ये ईस्ट इंडिया दास्तान को चला रहे हैं। इनका मानना है कि हम चलयुग चला रहे हैं या चलयुग में जी रहे हैं। तो पलाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पहले तो हमें थोड़ा सा बताइए कि दास्तान गो होता क्या है। ये दास्तान गोई जो आर्ट फॉर्म है उसे दास्तान गोई कहा जाता है, और जो उसे प्रैक्टिस करता है उसे दास्तान गो कहा जाता है। तो ये दो लफ्जों से मिलकर बनता है। दास्तान यानी कि एक बहुत तवील, बहुत लंबी कहानी। कई बार कहा जाता है दास्तान कभी खत्म नहीं होती। दास्तान ऐसी कहानियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, और उसे सुनाने वाले को दास्तान गो कहा जाता है। गोई मतलब उसे कहना, तो दास्तान गोई मतलब दास्तान कहना, और दास्तान गो वो हैं जो दास्तान कहते हैं। तो पलाश इस जी, जी जी बोलिए। जी, तो इसमें वही है कि इतनी कहानियों के जो लंबे होने का जो मैंने आपको एक वो दिया, तो इसमें है कि रात भर सिर्फ एक अपनी माशूक की आंखों का ही जिक्र करते रहते हैं। कई बार दास्तान गो, और रातें बीत जाती हैं सिर्फ आंखों का जिक्र करते हैं। तो इस तरीके की कला है। आपकी जो नाम है ईस्ट इंडिया दास्तान गो, तो इसमें जी। बड़ी अजीब सी बातें हैं कि आपने ईस्ट इंडिया भी घुसा दिया है, एक ये पर्शियन वर्ड बोला जाता है दास्तान गो, ये भी घुसा दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये तो खुद में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो आप ईस्ट इंडिया का नाम लेके। नहीं, पहली चीज ये थी कि ये नाम रखा गया था एक रोज ईद के रोज, ऐसी ईद मुबारक कहा किसी ने, और ईद से कुछ जहन कुछ होता है ना, किसी दिन कोई चीज एकदम से बहुत बार सुनते हैं आप, पर किसी दिन ऐसा होता है कि वो किसी और तरीके की आवाज लगती है वही चीज। तो बहुत दिन से ये तो सोच रहे थे कि अगर एक शुरुआत करिए तो ऐसे कोई नाम दे दिया जाए। तो अब ये था कि नाम सोचने के वक्त ये होता है कि इसका जन्म हुआ क्यों, इसका उद्देश्य क्या था। इंसान तो बिना उद्देश्य के पैदा हो जाते हैं, पर कंपनियां तो उद्देश्य के साथ ही पैदा होती हैं अक्सर। तो फिर ये था कि इसका उद्देश्य ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ते में ही आई थी पहले, कलकत्ते में ही उसने अपने पैर जमाए थे, और कलकत्ते के लिए बड़ा काम किया। कलकत्ते में हावड़ा और कलकत्ता को जोड़ने वाला ब्रिज उन्हीं ने बनाया। हम कहते हैं कहीं सरहद बनाई तो कहीं ब्रिज भी बनाए, हम्म। कहीं पार्टीशन किया तो कहीं जोड़ा भी। तो हम अंग्रेजों से भी नफरत नहीं करना चाहते। उन्होंने हमारे साथ बहुत अजाब हमारे ऊपर किए, बहुत लोगों को मार दिया, हमारे बहुत प्यारे लोगों को मार दिया, और बड़े खराब चीजें करी हमारे साथ।
पर हम उनसे भी मोहब्बत से बात करना चाहते हैं और उन्हीं की जबान में उनको जवाब देना चाहते हैं। तो हमने गंगा जमनी तहजीब की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, गंगा जमनी तहजीब से जुड़ रहे थे कहीं ना कहीं। तो हमने कहा गंगा जमनी तहजीब जिसने खत्म करी, अंग्रेजों ने खत्म करी, तो अंग्रेजों की जबान में। अग्निपथ फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग है, अमिताभ बच्चन साहब जो कहते हैं कि सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी इसी जबान में देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आपका ईस्ट इंडिया दास्तान को उस सवाल का जवाब दे रही है? जी, दरअसल हम लोगों को ये महसूस हुआ जब हम लोगों ने दास्तान गोई करनी शुरू करी थी, तो बहुत ही छोटे स्तर पर हम लोग आसपास दोस्तों को सुनाते थे दास्तानें, और लोगों ने कई बार इस बात पर लोगों को बड़ा अचंभा होता था कि भाई पलाश चतुर्वेदी उर्दू कैसे बोलना है। या एक बार पहले मैं बड़ी लंबी सी चोटी रखता था, शिखा रखता था एक, तो उस समय टोपी लगाता था, टोपी हटाई शो के बाद तो लोग देखते थे ये तो भाई ये तो कुछ और लग रहा है, ये तो हम जो सोच रहे थे वो नहीं है। तो लोग आके कई दफा पूछते थे, तो हम लोगों को लगा हम लोग तो चलती फिरती गंगा जमनी तहजीब है, हमारे भीतर तो मौजूद है गंगा जमनी तहजीब, बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। जब भीतर मौजूद है तो उसे खोजने की अब जरूरत नहीं पड़ती, हम बस उसे जी रहे हैं। वो ये ना, आप उसे जीने लगते हैं, आचरण में ले आते हैं तो वो अपने आप जिंदा हो जाती है तहजीब। हमारा कल्चर जैसे ही आचरण में आ जाता है वो जिंदा हो जाता है। मुझे फलाह जी एक बात बताइए, आपने उर्दू लैंग्वेज को इसको बोला जाता है कि उर्दू लैंग्वेज में जब किसी चीज को डिफाइन करते हैं उसको दास्तान गोई बोलते हैं, या उर्दू भाषा में ही मोस्टली दास्तान गोई की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान में 19वीं सदी में आई, फिर 2005 में दोबारा से इसको जिया जा रहा है दास्तान गोई को। तो जी, पर मैं जब आपकी दास्तान गोई सुन रहा था, आप कलयुग के बारे में थोड़ी आगे चल के बात करेंगे, तो आपकी दास्तान गोई में हिंदी भी थी, उर्दू तो थी, अंग्रेजी भी थी, उसके साथ संस्कृत भी आपने मिलाई हुई थी। तो ये असली दास्तान गोई इसको बोला जा सकता है, या ये आपकी खुद की बनाई हुई दास्तान गोई है, या ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि आप किसी भाषा में उसको सीमित कर सकते हैं? देखिए दास्तान गोई ऐसे लफ्ज तो फारसी का है, पर्शियन वर्ड है, और दास्तान गोई रवायत भी ऐसा ही कहा जाता है कि पर्शियन रवायत है। तो जब 2005 में फारूकी साहब, महमूद फारूकी साहब ने इसे शुरू किया, उस्ताद महमूद फारूकी साहब ने, तो वो बाहर से पढ़ के आए थे। उनका एजुकेशन जो है वो बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन रहा। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब हर एस्पेक्ट पढ़ा है उन्होंने हिस्ट्री का। तो हम लोग उन्हीं से सीखना, तो हम लोगों ने उन्हीं से शुरू किया और आज भी उन्हीं से ही सीख रहे हैं। उन्होंने 2 किताबें भी छापी दास्तान गोई लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वो किताबों के नाम और उर्दू, बताइएगा सर एक बार। जी, दास्तान गोई 1 और दास्तान गोई 2, बड़े आसान से नाम है जी। ये अभी तो मिल जाएगी, इंटरनेट पर अवेलेबल रहेंगे? जी ठीक। जी बिल्कुल अवेलेबल हैं, और बहुत ही खूबसूरत उसमें दास्तानें भी हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से फारूकी साहब, आप सीधे फारूकी साहब से सीख सकते हैं दास्तान गोई की चीज क्या है। और उनके जो चचा जान हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब, वो बहुत बड़े अदीब हैं उर्दू के। उन्होंने 25 साल तक इस पर रिसर्च करी। दास्तान गोई एकदम खो चुकी थी रवायत। 1927 के करीब आखिरी जी जी, दास्तान गो का इंतकाल हो गया था, मीर बाकर साहब का। 1927 या उन्होंने फिर 28 में। जी हाँ 27-28 करीब उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद शमसुर रहमान फारूकी जी ने जिस तरीके से होशरुबा के दफ्तर और अमीर हमजा की दास्तानें सब उन्होंने जिस तरीके से जी। कंपाइल करी, और ये तो बहुत बड़ा बड़ा इतिहास है इसके पीछे। हम लोगों ने तो क्या, हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग जब कोई ऐसी ट्रेडिशनल आर्ट उठाते हैं कहीं से भी, हम लोग उसको सीखने की इच्छा बनाते हैं, हम लोग उसे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो सीखने के लिए तो उम्र कम है। दास्तान गोई जैसी कला को सीखने के लिए उम्र कम है। और आजकल लोग चीजों को दर्ज भी करना चाहते हैं, और चीजों को एक कोई पहचान देना बड़ी जरूरत की चीज लगती है उन्हें। तो हम जो दास्तानें सुना रहे हैं वो आवाम की भाषा में, आवाम की जबान में है। जो हम लोग बातचीत जिस जबान में करते हैं उस जबान में ही है। हाँ, थोड़ी सी हम लोग ये है कि हाँ उर्दू की तरफ हम लोगों का एक, क्योंकि दास्तान गोई वहीं से आ रही है, और उसका जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उर्दू में इतनी रिच लिटरेचर है, उसी के साथ और जबानों में भी इतनी रिच लिटरेचर है। तो दास्तान गोई किसी जबान में बंधी हुई कभी नहीं रही। वो असल में उर्दू का जो थॉट है ना, उर्दू जिस
जज्बात के साथ जिस जज्बात के साथ जन्म हुआ उर्दू का, उस जज्बात को पकड़े रहती है। तो जरूरी ये था कि हम लोग उस भाव को, उस जज्बात को पकड़ें, और दास्तान गोई एक तरीके से हम लोगों की मंजिल है, हम लोगों की पहचान अभी तक बन नहीं पाई है। अभी तक मैं नहीं कह सकता मैं जो कर रहा हूँ वो दास्तान गोई रवायती तौर पर दास्तान गोई है। हम लोग दास्तान गोई से सीख कर अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उस फन को किसी तरीके से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बस एक प्रयास है, मैं इसे दास्तान गोई कहूंगा भी नहीं, पर यह है कि उस प्रयास को उसी जज्बात के साथ, उसी भाव के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जज्बात वैसा ही बना रहे। आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो आपने युग की जो मैं बात बता रहा था, मैं जितनी कम जानकारी थी उसके बारे में बता पाया। अब मुझे अपने चलयुग के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बड़ी अलग सी चीज आप बता रहे हो कि वो है और वो एग्जिस्ट करती है, आपका ये भी मानना है। तो जी, वो जिसने लिखी है उसके बारे में मुझे बताइए, और वो कब तक लिखी जा सकती है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। चलयुग हमारा मानना है कि जब से इंसान वजूद में आया, इंसान क्या, जब से ये ब्रह्मांड वजूद में आया तब से चलयुग की शुरुआत हो गई है। और हम उसे अलग अलग नाम देते रहते हैं, और हर इंसान के भीतर अपने युग होते हैं। आज हम जिन चीजों को मानते हैं, हमारे जो आइडियल्स होते हैं, वो हमारा युग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सत्ययुग पूरी तरीके से चल रहा है या कलयुग पूरी तरीके से चल रहा है, हमारे जहन में अपने युग चल रहे हैं। तो इस चीज को एक तो एक्सेप्ट करना कि भाई हम सब यूनिक है अपने आप में, हम सब किसी एक पहचान में बंधे हुए नहीं हैं। और इस चीज के साथ क्या होता है कि हम जब कोई नई चीज सीखते हैं, हम कई बार परफेक्शन सीख करते हैं। जैसे सल्वाडोर डाली साहब ने कहा था कि परफेक्शन से मत डरो, तुम कभी परफेक्ट हो नहीं सकते, तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे, इससे डरने की जरूरत नहीं। तो ये एक इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करने वाली चीज भी है, और इसकी जो शुरुआत है, हम सत्य खोजने की बहुत बातें करते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इसमें होती है कि सत्य क्या चीज है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जो लोग कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और ये हर व्यक्ति पूछता है कभी ना कभी खुद से। कुछ लोग उस सवाल को दबा देते हैं, और कुछ लोग उस सवाल के जवाब तलाशने लगते हैं। तो सत्य क्या है ये तो किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल में सत्य दो तरीके का, एक परम सत्य है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और एक हमारा अपना अपना सत्य है जिसे व्यक्त करने की कोशिश हम करते रहते हैं और पूरी तरीके से व्यक्त भी नहीं कर पाते अपने सत्य को। तो सत्य के पीछे भागना बंद करना जरूरी है। सत्य जिसको मिल जाता है वो एक जगह बैठ जाता है आराम से, उसको फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सत्य मिल गया, उसे और क्या चाहिए। तो हम लोगों ने झूठ का युग शुरू किया कि हम जो कह रहे हैं उस पर आप यकीन मत करिए, क्योंकि लोग यकीन जल्दी कर लेते हैं। जो उनके मन को बात अच्छी लग जाती है वो यकीन कर लेते हैं, और यकीन कर लेते हैं फिर उसके लिए लड़ने लगते हैं। भैया ये तो हमें पता है, ये हमें इसने फलाना हमारे व्हाट्सएप पर हमारे पास आया था, तो ये तो भी पुख्ता जानकारी है और हमें पता है। तो हम सबसे पहले तो चलयुग की शुरुआत में ये एक चलयुग संहिता जो कि हवा में है, कहीं लिखी नहीं गई है, उस पर हाथ रख के हम ये कसम खाते हैं कि हम जो कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हमारी शुरुआत झूठ से ही होती है, और हमारा अंत जब होगा तब देखा जाएगा कहाँ होता है। वो तो किसी ने देखा ही नहीं कि अंत के बाद हो क्या रहा है, तो उसके बारे में हमने विचार करना ही छोड़ दिया है। तो जैसे अपने यहाँ एक कहावत है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ब्रह्म क्या है, इसको जब आप खोजने जाएं तो आप चाहे इसको उपनिषदों में खोजिए, चाहे पुराणों में जहां आप खोजिए, तो ब्रह्म की डेफिनेशंस कुछ जगह ऐसी हैं कि वो इनएफेबल है, मतलब उससे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ब्रह्म की कहीं डेफिनेशन ये भी है कि आनंदम ब्रह्म, कि आनंद ही ब्रह्म है। तो अब यह है कि आनंद की परिभाषा क्या होगी। आनंद वो चीज है जो अनुभूति है, उसे उसे भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि अनुभूति है जो सबके लिए मुख्तलिफ है, पर आप किसी के आनंद में खलल नहीं डाल सकते, या आपका आनंद किसी और पे आश्रित ना हो, आप स्वयं अपने आप में एक आनंदित व्यक्ति हो। ये चलयुग की सोच है कि हम जब झूठ पे जीने लगते हैं ना, हम हकीकत जो है वो बहुत अच्छी ना हो तो फसानों में जीना शुरू कर देना चाहिए, और धीरे धीरे आपके फसाने ही आपकी हकीकत बन जाते हैं। पर यह है कि हमें अवेयर रहना जरूरी है कि हकीकत क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस भी जरूरी है।
और धीरे धीरे हम हकीकत को पता भी शायद कर सकें अगर हम उस तरफ मुड़ते हैं, पर उस हकीकत को जब तक हम पता नहीं कर पाते या वो हकीकत हमें आनंद नहीं देने लगती, तब तक हम झूठ में ही आनंद ले सकते हैं। तो आपका जो कलयुग है, आप कह रहे हैं कि ये आपने इनडायरेक्टली कह दिया कि ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी मोस्टली झूठ पर ही बेस्ड होती है, और कलयुग हमें बताता है कि झूठ कैसे बोले या झूठ में कैसे जिए, ऐसा कुछ है? वो कहता है कि आप जो मान रहे हैं, हम जो भी मानते हैं, वो हमारा झूठ है, वो हमारा सत्य नहीं, वो हमारा झूठ है। जैसे एक शेर है, इसकी जो शुरुआत ऐसे होती है चलियोग संहिता की, तो इसमें पहली जो मैं पंक्ति है वो यही ये है चाहता हूँ कि कि आप बीच बीच धृतराष्ट्र में सोफे पर अपने अंधे मैं बनकर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बीच बीच में शेर और शायरी और अपने किस्से सुनाते रहे। हमारा जो मकसद है आज का वो यही है लिखने वाले में, कि आप अपनी दास्तान गोई हमें भी थोड़ी थोड़ी उस पर थोड़ा प्रकाश डालते रहे। जी। तो इसकी शुरुआत ऐसी से होती है कि धृतराष्ट्र सोफे पर अपने अंधे बनकर बैठे हैं, कहते हैं। तो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता राजा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री हमारा राजा है, हम खुद के राजा हैं। हम राजा खुद चुन रहे हैं कि हमारी सेवा कौन करेगा। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। इसका मतलब हम राजा हैं। तो जब हम राजा हैं तो धृतराष्ट्र भी हम ही, और हमारे सामने संजय तो टीवी पर बहुत सारे बैठे हैं जो अपने तरीके का अपना अपना झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सबका अपना अपना झूठ होता है, उसके लिए उसमें कोई नफरत की या किसी झगड़े की बात नहीं है। आपका झूठ है, आपको मुबारक, मेरा झूठ मुझे मुबारक। तो क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम कहते हैं, और झूठ का तो प्रमाण होता ही नहीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं और झूठ का प्रमाण होता ही नहीं, तो हवा में ही पैदा होता है। तो इससे शुरुआत इसकी होती है, और जहां इसका उद्देश्य आता है वहां सीरियस नोट पर यह आता है कि ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग आदम तो नहीं। हमारे पर्सनल युद्ध हैं, हमारे निजी युद्ध हैं। हम किसी बड़ी उसके लिए युद्ध नहीं कर रहे, किसी पूरी कौम के लिए युद्ध नहीं कर रहे, इंसानी कौम के लिए। ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग आदम तो नहीं, ये बेकसी, ये मुफलिसी, इतना बड़ा भी गम नहीं। ये जंग जो लड़ते हैं हम, ये जंग आदम तो नहीं, ये बेकसी, ये मुफलिसी, इतना बड़ा भी गम नहीं। माना कि काफिर का भरोसा है खुदा से उठ गया। माना कि काफिर का भरोसा है खुदा से उठ गया, पर काफरी में सोचता खुद को खुदा से कम नहीं। ये ख्याल आपको, जो भगत सिंह का एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसी सवाल का जवाब दिया है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना अहम आ गया है कि मैं अपने आप को खुदा से ऊपर समझने। तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लोर किया। कहीं इस चीज का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक्सप्लोर किया फोटो, और वो उनका निजी युद्ध है। वो युद्ध बाहरी नहीं है। वो अंग्रेजों से तो लड़ रहे हैं, पर असल में उनका युद्ध सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से नहीं हो रहा है। उनका युद्ध जो है वो एक भीतरी युद्ध भी है। तो वो भीतरी युद्ध क्या है, ये अगर हमें पता चलेगा तब हम भगत सिंह को जान सकेंगे। बाहरी युद्ध देखकर हम नहीं जान सकेंगे वो 23 साल का लड़का क्यों मर गया, उसको फांसी पे चढ़ने का ऐसा क्या जुनून था। तो हमारा इतिहास भी जब हम पढ़ते हैं तो हम कई दफा, जो शख्स है ही नहीं आज हमारे बीच, उसका सत्य उसके साथ खत्म हो चुका है। अगर हम उसे जानना चाहते हैं, उसके विचारों को आगे लेकर आना चाहते हैं। कुछ देर पहले ही मैं चीज पढ़ रहा था कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम महावीर को मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। पर राम तो बचे नहीं। राम, अगर आप उस अयोध्या के राजा की बात करें तो वो तो बहुत वक्त पहले अगर थे तो गुजर गए, जहां भी थे वो गुजर चुके हैं। पर राम के विचार कभी नहीं गुजर सकते। राम की कहानी हमेशा जीवित रहेगी, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। राम एक आइडिया है, जहां आप उसे एक पहचान देने लगेंगे, जहां आप उसे एक शरीर देंगे तो वो बुलेट प्रूफ नहीं रहेगा। आपको उसे एक विचार के तौर पर जीवित रखना पड़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। तो कलयुग दरअसल ऐसी जगह है जहां पर हम जितने बड़े विचारक रहे हैं हमारी दुनिया में,
चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो अरिस्टोटल हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो मॉलियर हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो खुसरो हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुलसीदास हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं के भी हो, चाहे वो कुमार गंधर्व, चाहे वो तेनाली रमन हो, चाहे वो बीरबल हो, चाहे वो भूपेन हजारिका जी हो, हर व्यक्ति जिसने हमारे पास इल्म का ऐसा खजाना छोड़ा है, उस खजाने को हम लोग तिजोरी छोड़कर चिल्लर गिन रहे हैं। हमारे पास खजाना है, तिजोरी हमारे सामने रखी है और हम चिल्लर बटोर रहे हैं। तो उस तिजोरी का नाम ही चलियो, जिसकी चाबी हम सबके हाथ में है। आज इस मोबाइल के इस इंटरनेट के जमाने में उस तिजोरी की चाबी हम सबके हाथ में, पर हम उस ताले को खोल नहीं रहे हैं। पलाश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात करी है इसमें। आपने बोला कि हम राम को मानते हैं पर हम राम के विचारों को नहीं मानते। हम कृष्णा को मानते हैं, हम उनके विचारों को नहीं मानते। हम भगत सिंह को मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उनके विचारों को नहीं मानते या फॉलो नहीं कर रहे हैं? उनके विचारों को, उस शख्सियत को हम फॉलो कर रहे हैं पर। देखिए, मैं अगर कहूं कि विचारों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम राम के विचारों को असल में फॉलो कर रहे होते तो हमारी दुनिया बहुत शांत जगह होती, हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते, हमारी दुनिया का रूप कुछ और होता। राम त्याग की मूर्ति कहे जाते हैं। राम ने सिर्फ एक मलयालम में जो रामायण है, उसमें एक संवाद है राम और लक्ष्मण के बीच का। जब लक्ष्मण आकर राम से कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है सब छोड़कर जाने की, सिर्फ किसी ने कह दिया, एक वादा कर दिया पिताजी ने, और आप छोड़कर सब जा रहे हैं, क्या जरूरत है? तो राम कहते हैं कि देखो 14 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और हमारी जो उम्र होती है पूरी, वो एक गर्म लोहे पर जो पानी की बूंद पड़ती है, वो जितने वक्फे तक रहती है उतनी ही हमारी जिंदगी है। अगर तुम लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में चीजों को देखो तो तुमको ये नजर आएगा कि हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी है, और 14 साल तो कोई वक्त ही नहीं। और इंसान के साथ समस्या ये है कि वो एक मेंढक की तरह सांप के मुंह में फंसा हुआ है, फिर भी वो पानी मांग रहा है। तो इसी तरीके से हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, पर फिर भी हम माया रूपी पानी मांग रहे हैं। तो ये राम का विचार है जो कि मलयालम में है। अब ये विचार अगर हम सिर्फ ले लें कि 14 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे पास पेशेंस आ जाएंगे कितने। सोचिए कि आज हमारे लिए जो हासिल करना है अभी हासिल करना है, अभी ये चाहिए, अभी तुरंत हमें मैसेज भेजने हैं कहीं, तो तुरंत अभी हमने भेजा और दूसरा हमारा रिप्लाई कर दे। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो जो चीजें हम राम से सीख सकते हैं, हमें वो सीखना चाहिए। रावण से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, रावण से कितना कुछ सीख सकते हैं। रामायण अपने आप में खजाना है एक। अब ये कि और एक और चीज बहुत अच्छी जहालत के बारे में कही जाती है। हम कहते हैं कि मैं खुद को जाहिल कहता हूँ, मैं खुद को जाहिल कहता हूँ, और खुद को जाहिल मानना ये पहली जरूरी चीज है। आप ज्ञान के उत्तराधिकारी तभी बन सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके पास अभाव है ज्ञान का, तभी आप एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं। आप भरे हुए प्याले में क्या भरेंगे? मैं आधा प्याला होते हैं, अधभर गगरी छलकत जाए, तो मैं तो आधा प्याला हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं छलकता रहता हूँ। पर मुझे पता है कि मैं आधा भरा हुआ प्याला हूं, मैं पूरा भरा हुआ नहीं। तो फारूकी साहब ने एक बहुत खूबसूरत दास्तान लिखी थी कि दास्तान जहालत। तो उसमें एक शेर है कि जहां से इल्म का गुरूर शुरू होता है, जहां से इल्म का गुरूर शुरू होता है वहां से होती है इब्तदा जहालत। तो जहां इल्म आपके भीतर, अब रावण से यही सीख मिलती है कि रावण को के पास इतना ज्ञान था, पर जहां उसे उस ज्ञान का अहंकार आया, उसके बाद उसका अंत उसने देखा राम के रूप। पर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि राम ने पश्चाताप किया उसका, कि मैंने उस महाज्ञानी को मारा, उसका वध किया, मैं जिन परिस्थितियों में भी किया, पर मेरे हाथों उसका वध हुआ। तो जब आप राम और रावण को दोनों को एक एम्पैथी के साथ, एक कंपैशन के साथ देखते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि, और जब लोग सीता के बारे में अब एक नई वो चीज आई है कि अग्नि परीक्षा कैसे हुई थी और क्या हुआ था उसमें, कई औरतों के साथ अत्याचार, बहुत अत्याचार तो सबके साथ हो रहे हैं,
अलग अलग तरीके के। जिंदगी सबको बराबर मारती है, बराबर चोट देती है, कष्ट जितने बधे होते हैं सबके जीवन में होते हैं। पर यह है कि राम और सीता पति पत्नी, उनके बीच में क्या हो रहा है ये दुनिया जान को उससे, उनके बीच में क्या केमिस्ट्री है वो आप अपने मतलब से समझेंगे। उनके बीच में जब वो जीवित रहे होंगे, उनके आपस में क्या उनकी केमिस्ट्री थी या उनकी क्या आपस में तालमेल था उनका, वो वही समझ सकते हैं कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। सीता ने राम से, अगर राम ने कहा कि तुम जहां चाहे चली जाओ, तो सीता ने क्यों कहा कि अग्नि परीक्षा में देने को, तुम मेरी भैया आग लगाओ मैं यहीं पे जल जाऊं। तो उसके पीछे भाव क्या है वो पकड़ने, जैसे मैंने कहा ना भाव जरूरी है। हम उस विचार को, उस जज्बात को लेकर चलना चाहते हैं जिससे दास्तान गोई का जन्म हुआ या जब दास्तान गोई को शुरू किया गया। मैं फारूकी साहब से भी जब मिला तो उन्होंने सिर्फ इस विचार की भी मुझसे बात करी और उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ना सीखो। मैंने ईमानदारी से कहा कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, मुझे नस्तलिक नहीं आती, मुझे कुछ अल्फाज आते हैं उर्दू के, पर मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, और अब आप भी हैं मेरे साथ मुझे गाइड करने के, मुझे इतने बड़े उस्ताद मिल गए। ठीक तो है, वो चलता रहेगा, वो मैं इल्म अपने का बारे सफर में चलता बाद में रहता बात करूंगा। आप बीच में है। जी आप घुमाइए मत, आप सवालों का जवाब दीजिए, मेरा नाम मत हाँ लीजिए। ठीक है। जी। तो वही चीज है कि हम विचारों को ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, हम जबान को भी इतनी तवज्जो नहीं देते। जबान सिर्फ एक माध्यम है विचारों को पहुंचाने की, व्यक्त करने की। हम इसलिए उर्दू जबान की बात करते हैं तो उर्दू का विचार हम लोग लेते हैं, सिर्फ उस जबान को नहीं लेते, जबान के विचार को लेते हैं। पलाशी, आपने उर्दू की बात करी है तो मेरा बड़ा, मैं क्योंकि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे फोन पे, मैंने तब भी आपसे एक सवाल पूछा था और उसका जवाब मैं अभी कैमरा पर चाहता हूँ कि आप हम्म। क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब के मुरीद हैं, तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों हो गया है कि उर्दू जबान को एक खास एक धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, या ऐसा बोला जा रहा है कि उर्दू है तो ये तो हमारी भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। तो ऐसा क्या आपने भी कभी फेस किया है? अगर ऐसा है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी फेस तो अक्सर किया है, और पहला रिएक्शन जो है वो यही होता है। इसकी वजह सीधी सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने कहा कि भाई उन्हें शासन करना था, शासन के लिए पोलराइजेशन करना जरूरी है, सब राजनीति है, आपको करनी तो पड़ती है, अगर राज कर रहे हैं तो राजनीति जरूरी है। तो उन्होंने भी की अपने तरीके से डिवाइड एंड रूल, उन्होंने, उन्हीं की पॉलिसी थी जो हमें पढ़ाई गई है, स्कूल में भी पढ़ाई गई है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो जब डिवाइड करना था तो आपको जबानों को पहचान, फिर आप किस तरीके से डिवाइड करोगे। आप जब लोगों को अलग करते हो तो आपको कोई ना कोई जरिए चाहिए उनको डिवाइड करने के। तो मेरे ख्याल में ये विचार तो बहुत पहले से ही था कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की जबान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। बांग्लादेश के लोगों से उर्दू बुलवाई जा रही थी, तो बांग्लादेश में लोगों को उर्दू बोलनी आती नहीं थी। जबान हमेशा रीजनल होती है। और मैं मथुरा, मेरा, मैं मथुरा से, मेरे अब दादाजी मेरे तो उधर रहे हैं, मैं कभी गया नहीं आज तक, पर मेरे दादाजी वहां रहे, और मेरा जो तारुफ भी हुआ उर्दू से वो मेरे दादाजी के ही माध्यम से हुआ। वो बैठकर मुशायरे सुनते थे और उन्होंने बचपन से ही देखा कि ये बच्चा सही जगह वहां बोल रहा है, जहां वहां बोलना चाहिए वहां वहां बोल रहा है, और अच्छे शेरों को अप्रिशिएट कर रहा है। तो मेरे दादाजी ने मुझे बैठा बैठा के उर्दू सिखाई कि भाई जब मुशायरा कोई आता था टीवी पर तो मुझे बुला लेते थे, बेटा आवाज दे दे के बुलाते थे, कहाँ गया वो, लेकर आओ उसे, कोई ढूंढ कर लाओ। पहला जहां से भी पलाशी, पहले ऐसे बोला जाता था कि जब शहर में मुशायरा होता था तो सबसे खुश उनकी माँ होती थी बच्चों की, और वो बोलती थी कि आज मेरा बेटा अदब की महफिल में जाएगा और वहां कुछ अच्छी चीज सीख कर आएगा। तो जैसे ही आपके दादाजी वाली मुझे बात पर ये किस्सा थोड़ा सा याद आ गया तो मैंने बीच में शेयर कर दिया जी। बिल्कुल। तो अब मेरे दादाजी ने जब मुझे चीज दी तो वो मेरी तो, एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पीढ़ी की चीज है कि आज नई चीज कोई पता चली कि उर्दू जबान जो है, जब बाहर निकला और कह बोलने लगा तो लोगों ने कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं ये जबान। तो मैंने कहा मेरी जबान मेरी टोपी में या चोटी में मुझे पता नहीं, इसलिए दोनों को संभाल कर रखता हूँ। तो एक हल्के से जवाब में सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। नहीं, और एक मैंने भी तरीके ये से, सवाल इसलिए किया क्योंकि आपने जब बोला कि जब आप टोपी उतारते थे अपना हाँ इवेंट पूरा करने के बाद,
तो आपकी चोटी दिखती थी लोगों को, और उसके बाद वो फिर बड़े अचंभे में हो जाते थे। इसीलिए मैंने भी यही सवाल किया है कि कोई किस्सा अगर आप शेयर करें या बता दें हमें बीच में। ये तो कई दफा हुआ। एक बार हम लोग किसी जगह परफॉर्म करने गए थे, बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ एक होता है कलकत्ते में, हाँ हम लोग परफॉर्म करने गए थे। तो वहां पर एक जनाब आए थे, उन्हीं ने मतलब आए मुझे कंग्रेचुलेट करने आए, बधाई देने आए कि बड़ा अच्छा शो लगा आपका, और हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया और मैंने उसी वक्त टोपी हटाई अपनी, तो वो चुप हो गए और बस मतलब कुछ जबान से अंगूस निकल नहीं रहा था, चुपचाप देखने लगे मुझे बड़े अचंभे के साथ। ये तो बड़ा कोई स्कैंडलाइज हो गए थे, जैसे कहा जाता है ना, स्कैंडलाइज हो गए थे एकदम कि ये क्या चीज। उन्होंने कहा भाई आप उर्दू तो अच्छी बोल लेते हैं, पर आप मतलब मैं कहना चाह रहा था, तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये बातें बिना कहे हो जाती हैं। और इवन मैं कहूं कि अगर मैं दास्तान गोई के उसमें भी जब कलेक्टिव में भी गया, तो कई लोग इस बात से बड़े खुश हुए कि मैं ये चीज इस चीज को स्टीरियोटाइप को कहीं ना कहीं ब्रेक किया। जैसे अंकित चड्ढा है, मानसू वाजपेयी हैं, ये लोग भी दास्तान गोई जब करते हैं तो बहुत ही तरीके से करते हैं, बहुत ही करीने से करते हैं। और एक मुझे बहुत खूबसूरत एक मैं आपको बताता हूँ, कराची में एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें दानिश साहब, दानिश हुसैन साहब और दारिन शाहिदी साहब ने उन्होंने ये दास्तान मंटोयत की जो दास्तान है जो फारूकी साहब ने लिखी है, वो उन्होंने वहां पर सुनाई थी। और उन्होंने शुरुआत जब करी दास्तान की, तब फारूकी साहब के भाई की शादी थी, उनके छोटे भाई की, तो फारूकी साहब आ नहीं पाए थे। तो दानिश साहब ने कहा कि फारूकी साहब अपने छोटे भाई की शादी की वजह से आ नहीं पाए हैं, और हम राम जी की खड़ाऊं लेकर यहाँ पहुंच गए। और आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान को बड़े भाई बनने की आदत रही है शुरुआत से। तो जब उन्होंने पाकिस्तान में जाकर इतनी खूबसूरत बात कही, तो लगा यार ये चीज ये। और बचपन से मैंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, दूध में दरार पड़ गई, कि खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। तो वहां उन्होंने कविताओं को, जबानों को, सबको बटने वाली चीज कही है। और अटल जी ने भी जब उनको भेजा गया था कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए, जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होकर वो रिप्रेजेंट करने नेहरू गए थे, साहब तो ने उनको भेजा था जी। जब उनसे कहा गया कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। तो अखंड हिंदुस्तान का जो तसव्वुर है, बर्रे सगीर का जो तसव्वुर है, वो ऐसा है कि हम भले ही सरहदें जितनी भी बना लें, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, तो हम उसको तो नहीं छोड़ सकते ना। जो चीज हम पकड़ सकते हैं उसको तो हम पकड़े रहेंगे। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। तो रिश्ते तो नहीं छोड़ देंगे हम अपनी तहजीब को। तो अब लाहौर कहा जाता है, लव कुश ने बसाया था, तो वो किस्सा हम भूल जाए क्या? वो किस्सा हम कैसे भुला दें? किस्सा हम नहीं भुला सकते। तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा रहेगा, उसके लिए हमें किसी कागज की जरूरत नहीं है। उसे अपना कहने के लिए हमें किसी कागज की, किसी कानून की जरूरत नहीं है। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, हमारी तो सभ्यता यही है। वासुदेव चलिए किसी कुटुंबकम। सभ्यता को एक तरीके से बढ़ाने का तरीका है कि सभ्यता को हम पॉपुलर कल्चर में कैसे लाएं। क्योंकि इन चीजों को ना हम जब बात करते हैं तो कई बार बड़ी बोरिंग सी लगने लगती है, यार क्या बात करें संस्कृत उर्दू। अब धीरे धीरे भाषाएं कूल बन रही, क्योंकि हमें इनके विचार पता चल रहे हैं। जैसे ही विचार पता चलेंगे, भाषा आपको कूल लगने लगे, भैया ये तो बड़ी कूल चीज है। तो वो पॉपुलर कल्चर में इनको लाना बहुत जरूरी है आज की तारीख। आपके भाषा कूल शब्द से आगे चलते हुए उर्दू भाषा के बारे में, कूल चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आजकल खासकर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद भाषा और ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, उर्दू के बारे में भी जानना चाहते हैं। जश्न रेख्ता भी आ गया उर्दू के बाद। तो पलाश, ये आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम उर्दू की बात करें, तो उर्दू सीखने के लिए सबसे पहली चीज किसी भी शख्स को क्या करनी चाहिए, या कहां से उसको शुरुआत करनी चाहिए? ये बेहद जरूरी सवाल है। मुझे काफी लोगों ने बोला कि ये जरूर पूछिएगा कि जो पहला स्टेप होगा उर्दू सीखने के लिए वो क्या होगा, या क्या पढ़ना ऐसा होगा? पहला स्टेप तो ये होता है मेरे ख्याल में कि हम
जैसे हम लोग गाने सुनते हैं, आज हमारे पास उर्दू मौजूद तो बहुत तरीके से है। आज मैं नहीं कह सकता कि उर्दू के लिए आपको कोई किताब ही उठानी पड़ेगी। आप अगर गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं छैया छैया भी सुनेंगे तो आपको वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी ज़बां उर्दू की तरह। नहीं, ये गुलजार तो साहब की बात हम करेंगे थोड़ा रुक कर। तो आप जब गाने भी सुनते हैं ना, आपने एक शेर आप सुनाया था पलाश जी, खुशवंत साहब का आपने एक शेर सुनाया था उर्दू के ऊपर। मुझे जी हाँ, वो शेर एक बार दोबारा पढ़िएगा और फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा मुझे, क्योंकि वो शेर सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिना एक लाइन के हम कोई भी लाइन बोलते हैं उसमें एक आधा वर्ड उर्दू का आ ही जाता है, अगर आप इश्क में होते जी हो। बिल्कुल। तो एक बार वो वाला शेर से शुरुआत कीजिएगा जी। तो मैं आपको 3 शेर बताऊंगा दरअसल, जो खुशवंत सिंह साहब ने मुझे कैसे हाथ पकड़कर उर्दू की तरफ मुझे लेकर गए। तो सबसे पहले तो एक टेलीग्राफ में उनके एडिटोरियल में जो शेर छपा था कि बात सच है इसलिए कहता हूँ सीना तान के, बात सच है इसलिए कहता हूँ सीना तान के, इससे बढ़कर दोस्ती की होगी क्या मिसाल, है जबान हिंदुस्तान की और दांत पाकिस्तान के। और फिर जब मैंने किताब, उनकी एक कलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री, कमला प्रसाद और खुशवंत सिंह जी ने एक कलेक्शन बनाया जहां अदीबों के नाम भी हैं, उनके बारे में कुछ, उनकी शख्सियत के बारे में भी कुछ, उनके बारे में भी लिखा है और उनके कुछ चुनिंदा शेर भी हैं। उसमें उन्होंने जब शुरुआत करी उस किताब की तो उसमें 2 शेर उन्होंने लिखे हैं इंट्रोडक्शन। उसमें से एक है, मांगे अल्लाह से बस इतनी दुआ ये रशीद, कि मैं जो उर्दू में वसीयत लिखूं बेटा पढ़ ले। और दूसरा जो शेर बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि एक तीर की तरह, तीर मेरे सीने में वो सीने में तीर नीम कश जो बीच में फंस जाता है ना तीर, उसके जैसा शेर है ये, तीर नीम कश हो। तो ये है कि उर्दू क्या है, फकत एक कोठे की तवायफ। पहले शेर में लोग ऑफेंड हो जाते हैं, भाई उर्दू को आपने तवायफ कैसे बोल दिया। उर्दू क्या है, फकत एक कोठे की तवायफ है, मजा हर एक लेता है मोहब्बत कौन करता है। वाह वाह। तो मेरे ख्याल में यहीं पर आपको उर्दू से मोहब्बत हो जाती है, एक शख्सियत इख्तियार कर लेती है उर्दू अपने आप में, कि जब आप उसे एक तवायफ की तरह देखने लगते हैं तो आप उसकी फिर इज्जत कैसे करेंगे उसकी। अमर प्रेम का राजेश खन्ना बनना पड़ेगा। जी हाँ, तो तो मेरा सवाल था कि उर्दू सीखने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मुझे लगता है आप, क्योंकि कुछ शब्द पहले हम लोग लफ्ज सीखते हैं, कुछ जैसे कई बार मैं कहता हूँ अक्सर के जबान की शुरुआत अक्सर गालियों से होती है। हम किसी भी जबान में पहले गालियां सीखते हैं, पर मुझे लगता है कुछ छोटे छोटे कुछ कुछ लफ्ज जो हमें अच्छे लगे कहीं भी सुनने में, तो हम उसे अगर लिखना शुरू कर देते हैं कहीं भी, या हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कि आज मैंने एक नया लफ्ज सुना कि भाई आज मैंने यगाना शब्द सुना जिसका मतलब यूनिक होता है, तो आज मैं इस शब्द को इस्तेमाल करूंगा, कहीं मैं अपनी बातचीत में इस्तेमाल करूंगा। शेरो शायरी भी इस्तेमाल करने वाली चीज होती है कि आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबान है उर्दू, जिसमें सबसे ज्यादा शेरो शायरी जो है वो पोइट्री उर्दू में ही की गई है पार्लियामेंट में। तो आप उसे इस्तेमाल जब करने लगते हैं, एक एक शब्द को, एक एक लफ्ज को, आप जब गजलों को सुनते हैं या गानों को भी सुनते हैं, आप सुकून से बैठकर जब सुनते हैं और जब आप उनके लिरिक्स पर ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी गजलें हैं जिनके इतने खूबसूरत रेंडिशंस हैं कि उसे ऑलरेडी मेहदी हसन साहब जिंदा कर रहे हैं या जगजीत सिंह साहब जिंदा कर रहे हैं उस गजल को, और उसके मानी भी पूरी तरीके से पहुंचा रहे हैं आप तक। तो जब हम बैठकर उनको सुनते हैं तो, और रेख्ता की जानिब से हमारे पास इतनी सारी लिटरेचर अवेलेबल है आज की तारीख, और रेख्ता ने आमोजिश नाम से भी एक वो शुरू किया है इनिशिएटिव, जहां पर उर्दू लिखना भी सिखाया जा रहा है। तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, पर यह है कि हमारे पास फुर्सत कम है, फुर्सत की बड़ी समस्या है। फुर्सत एक चीज है जो हम 10 मिनट 15 मिनट की भी फुर्सत अगर निकाल सके दिन में, फुर्सत ऐसी चीज है जो पहली जरूरत है, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कोई जबान नहीं सीखी जा सकती। आप जब फुर्सत से नहीं बैठेंगे, बोलिए आप 15 मिनट बैठ के कोई गजल ही सुनिए, लूप पर लगाकर सुनिए। मैं भी ऐसे ही सीखा कि गालिब का सीरियल गुलजार साहब ने बना दिया है इतना खूबसूरत, वो आप जब चाहे देख सकते हैं, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है ये सब चीजें।
तो मुझे लगता है आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप सीखना शुरू करें तो बस ये एक चाहो मन में, एक जो मन से निकली हुई हो, बाहर से दी हुई ना हो। क्योंकि बाहर से अंग्रेजी सिखाई गई थी, जो अब बड़ी मुश्किल होती है कि अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, बीच में हिंदी पक्का आ जाती है, क्योंकि जबरदस्ती सिखाई गई अंग्रेजी। भैया नहीं बोलोगे तो छड़ी पड़ेगी और फाइन लगेगा। तो किसी भी जबान को हावी होने के लिए अपने ऊपर वैसे मत शुरू करिए, उसको, उससे मोहब्बत जब आपको होने लगे, धीरे धीरे मोहब्बत करिए उससे। तुरंत मोहब्बत मत करिए, मोहब्बत धीरे धीरे होती है। एक तो शेर जबान भी मुझे धीरे याद धीरे आ सीखनी। जाता है, वो भी आपके ही हाँ कल या परसों जो आप उर्दू की दास्तान सुना रहे थे, जी। उसमें उर्दू की जो क्लासेस थी उसमें ही मैंने आपसे ही सुना था वो, कि अगर उर्दू सीखनी है तो इसका कर लो, इसका करना है तो उर्दू सीख लो। तो मुझे उसी से एकदम से याद आ गया कि उर्दू है तो इश्क है, और इश्क है तो उर्दू है। और अपनी महबूबा को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक दो शेर सुनाने ही पड़ते हैं। ये तो है। पलाशी बेहद जरूरी चीज है, बेहद जरूरी सवाल है, जो कि आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, या आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, या जो बीत चुकी है जनरेशन उनके लिए भी बेहद जरूरी था। आप गुलजार साहब के आप भी फैन हैं, हम तो फैन है ही, और आप जैसे ना जाने कितने करोड़ों लोग उनके फैन हैं। ऐसा क्यों है कि गुलजार साहब इतने सारे लोगों के चाहने वाले हैं? गुलजार साहब, उनको इतना ज्यादा क्यों फॉलो किया जा रहा है? हाँ जी, फिर जरा फिर से पूछेंगे थोड़ा सा। मेरा सवाल है कि गुलजार साहब को इतना ज्यादा क्यों, इतने करोड़ों फैन कैसे हैं उनके? और वो बड़े साइलेंट से फैन है, जैसे सलमान खान के फैन होते हैं, वो उनको देखने जाते हैं, उनके लिए उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, पर गुलजार साहब के बड़े साइलेंट से फैन रहते हैं। अब जिनसे भी पूछोगे, जो भी लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या उर्दू हो, या संस्कृत वाले भी गुलजार साहब के मैंने फैन देखे हैं। तो आप गुलजार साहब के कैसे फैन बने? आपको क्या लगता है गुलजार साहब के इतने सारे साइलेंट फैन फॉलोअर्स कैसे हैं, या कितने जरूरी हैं? ये मैंने गुलजार साहब को एक बार एक ओपन लेटर लिखा था, टेरिबली टाइनी टेल्स में छपा था वो। और उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि गुलजार साहब क्यों इतना, मैं उन क्यों मानता हूं उनको। तो गुलजार साहब मेरे लिए एक गुरु की तरह रहे हमेशा। मैं उनको सिर्फ एक राइटर की तरह नहीं देखता, सिर्फ एक अफसाना निगार की तरह, कोई एक पहचान में नहीं बांधता। मैं उनको एक गुरु की तरह देखता हूँ। और उन्होंने मुझे भूपेन हजारिका को उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने भूपेन हजारिका से तारुफ कराया, उन्होंने मिर्जा गालिब से तारुफ कराया, उन्होंने तहरीर मुंशी प्रेमचंद की सीरियल बनाया, प्रेमचंद से तारुफ कराया, उन्होंने पोटली बाबा की कहानियों की मार्फत से उन्होंने फोक फोक टेल्स, आपका पंचतंत्र, उन्होंने बोस्की का पंचतंत्र, उन्होंने कभी भी किसी चीज को एक जगह बांधा नहीं। कबीर का उन्होंने एल्बम आबिदा परवीन जी के साथ किया एक। उन्होंने इतनी ज्यादा इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है ना लिटरेचर को और आर्ट को, बिना किसी सरहद के, बिना किसी एक डेफिनेशन के। उन्होंने दुनिया की लिटरेचर एक व्यक्ति में दिखाई देती है, पूरी दुनिया की। अब जैसे एक उन्होंने जब मिर्जा गालिब में इब्तदा जो है उसकी, कि बल्ली मारा की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, वो उन्होंने एक अंग्रेजी साहित्य से लेकर के आर्गुमेंट लाइक बाइलेन से जिक्र था लंदन की गलियों के बारे में, वहां से उन्होंने दिल्ली की गलियों को मिलाया। और वो खुले तौर पर ये करते हैं, वो कोई छिपाकर ये बात नहीं करते। वो इंस्पिरेशन लेते हैं तो खुले तौर पर लेते हैं, उस इंस्पिरेशन को एक्नॉलेज करते हैं। सबसे खूबसूरत चीज उनसे सीखने वाली ये है। मैं उनका काम, उनके कलाम, उनकी नज़्में, उनके गीत, वो तो अपने आप में खूबसूरत होंगे ही जब वो शख्स ऐसा है। तो गुलजार साहब इसलिए मेरे ख्याल में सबको अपनी तरफ आकर्षण भी करते हैं, क्योंकि सब अपने अपने गुलजार इजाद बना सकते हैं। उन्हें जिस नजर से देखना चाहे देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे, इतनी बड़ी शख्सियत वो अपने आप में खो गए हैं। वो जो सफेद कुर्ता पजामा और सुनहरी जूतियां हैं, वो अपने आप में एक शख्सियत ले चुकी हैं आज। उनकी पोशाक भी एक शख्सियत ले चुकी है। उनका चश्मा और उनके सफेद बाल जो हैं, उन्हें एक शख्सियत, जैसे देखिए एक आदमी एक आइकन बन जाता है।
एक व्यक्ति फिर एक सिर्फ एक शख्स नहीं रह जाता। वो ये मकाम बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी जिंदगी में ये हासिल कर पाते हैं, उन्हें उस तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिलता है। और इसलिए मुझे लगता है वो ज्यादा वो करते हैं आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एस्पायर करता है हर आर्टिस्ट। सीधी सी बात है, हम एस्पिरेशन होती है हमारी, हम गुरु तभी चुनते हैं जब हमें लगता है कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो गुलजार साहब ऐसे जिनकी नकल करने को दिल करता है, और उनकी नकल करके आप बहुत सारे लोगों की नकल कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से खिड़की बन जाते हैं। मेरा भतीजा है, वो उसने मुझसे सवाल किया था कि आप गुलजार साहब के को इतना क्यों मानते हो, आप बात बात पे गुलजार साहब को क्यों कोट करते हो। तो मैंने उसे किताब भेजी, जो एक बंगाली बहुत खूबसूरत कहानी है, सत्यजीत रे साहब ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है, बहुत फेमस फिल्म बनाई है, और उनके दादाजी ने लिखी थी वो कहानी, गोपी गायन बागा बाइन। तो उसकी उन्होंने उसका अनुवाद उन्होंने किया, और इतना खूबसूरत अनुवाद है वो, इतना खूबसूरत अनुवाद है वो, पोटली बाबा की तर्ज पर किया। तो मुझे जब बंगाल में, मैं टैगोर का साहित्य, जब मैं बंगाल में बैठा हुआ हूँ, मैं टैगोर का साहित्य मुझे पढ़ना है। मैं पहले तो मैंने गुलजार साहब ने इंट्रोड्यूस किया, सुनता था, रविंद्र संगीत सुनता रहता था, पर गुलजार साहब ने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया टैगोर साहब को, फिर मैंने बंगाली सीखनी शुरू करी। तो गुलजार साहब आपको कहीं बांधते नहीं, गुलजार साहब आपको इतनी सारी जगह ले जाते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक शख्स का हाथ पकड़कर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उनकी उंगली थाम के आप दुनिया घूम सकते हैं, दुनिया के बाहर ब्रह्मांड घूम सकते हैं। उन्होंने एक प्लूटो नाम की किताब उन्होंने लिखी जैसे, तो प्लूटो से उनका क्या वो था, प्लूटो से उन्होंने क्या कनेक्ट था उनका, उन्होंने प्लूटो से निजी तौर पर कनेक्ट किया। उनकी एक कॉन्वर्सेशन है, नसीर मुन्नी कबीर जी ने एक कॉन्वर्सेशन उनसे करी थी, उस पर किताब भी छपी है, इन कॉन्वर्सेशन विद द पोएट। उन्होंने उसमें ये बताया कि मैं प्लूटो से क्यों कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि प्लूटो जो है ग्रह था, और एकदम से उससे वो दर्जा ले लिया गया। तो ऐसा लगा जैसे घर का जो परिवार का सबसे छोटा बच्चा था, कि मैं भी अपने परिवार में, मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूं और मैं सबसे छोटा बच्चा हूं। तो सबसे छोटा बच्चा हमेशा क्या होता है, वो पूरा घर उसे मानता भी है, और वो एक तरीके से ब्लैक शीप भी रहता है। ज्यादातर ये होता है बैक बेंचर की तरह हो जाता है, कि बहुत ज्यादा तवज्जो कोई उस पर ज्यादा ऐसी दे नहीं पाता, उससे प्रेम बहुत करते हैं लोग, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक उसका स्ट्रगल अलग किस्म का होता है। तो उन्होंने वही स्ट्रगल प्लूटो में खोजा। तो मुझे तो प्लूटो से मैं भी कनेक्ट कर पाया, और गुलजार साहब ने मुझे प्लूटो से मिलवाया उस तरीके से, बिना किसी यान के, बिना किसी चंद्रयान के, बिना किसी प्लूटो यान के, इतनी दूर तक ले गए मुझे। और उन्होंने कहा कि पहले मुझे जिंदगी के छोटी छोटी चीजों में मुझे कविताएं दिखती थी, पर फिर मैंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड है मेरे सामने कविताएं लिखने। तो वो ऐसा शख्स जो आपको ब्रह्मांड में ले जा सकता है, ब्रह्मांड की सैर करा सकता है, ऐसे शख्स को दुनिया क्यों नहीं मानेगी। ठीक है पलाश जी, अमूमन तौर पर मैं कंक्लूड करता हूं हमेशा अपने एपिसोड्स को, पर मैं आज कंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बच गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसके 2 पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएं। ये मैंने आपको बताया नहीं था, मैं ऑन कैमरा पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अब दोबारा हमारे पास आना पड़ेगा हर हालत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पलाश जी आपका, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अगले सीरीज में आप और बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। शुक्रिया।